नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और सीएम धामी ने भारतीय वन सेवा संघ अधिवेशन का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने भारतीय वन सेवा संघ से जुड़े हुए अधिकारियों के तमाम सुझाव भी दिए और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ये वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 2025 तक जो हमारा लक्ष्य है, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा। हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पे वन विभाग के कार्यक्रम में सीएम धामी वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए नजर आए। भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ। वन विभाग के विषयों पर खासतौर पर चर्चा की गई। तो वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ये बेहद अहम हो जाता है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। साथ ही हमारा लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है और उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। समस्याओं पे चर्चा हुई, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उन पे बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा है। उन्होंने भी हमारे अधिकारियों को और सबको क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की है और अवश्य ही इसका एक बेहतर परिणाम आएगा। लंबे समय बाद जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूँकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। और जो हमने उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की है, उसी प्रकार से वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है। और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि है, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्य जीव संघर्ष हैं, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा और उस चिंतन से निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को जो वन पंचायतों से जुड़े हैं, अन्य प्रकार से वनों के कारण से जो विकास के कार्य हैं जो प्रभावित होते हैं, उन सब पर भी सरलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये काम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी को, वन विभाग के सभी अधिकारियों को और वन सेवा के अधिकारियों को इस अधिवेशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से प्रदेश हित में ये अधिवेशन एक सार्थक पहल के रूप में होगा। जोशीमठ में आबाद के हालातों को लेकर बताया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि 270 भवन जो खतरे की जद में हैं, उनको खाली करा दिया गया है। 70% कार्य भी धरातल पर हो चुके हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अभी जोशीमठ में आई आपदा को लेकर 8 एजेंसी शोध कर रही हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार उचित कार्रवाई करने के साथ ही चिन्हित विस्थापन की जगहों को स्थानों पर भी कार्य करेगी। सीएम धामी ने कहा कि हर दिन जोशीमठ आपदा को लेकर पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रभावितों को राहत शिविरों में भी सरकार हर एक सुविधा उपलब्ध करवा रही है। रोज़ मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहां पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहां के बाज़ार भी खुले हुए हैं, वहां के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है, उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और एनडीएमए भी वहाँ पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए
जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं, वहाँ पर पुनर्वास होना है, उन सब के लिए काम कर रहे हैं फौरी तौर पर। अभी ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो वहाँ पर जो भी लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, जिलाधिकारी अन्य को यहाँ से लगातार कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो ठंड में ज़रूरत के सामान हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, हीटर इत्यादि हैं, कपड़े हैं और कुछ जो बीमार लोग हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उनके लिए अगर जो मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी के उचित प्रबंध के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कृषि मंत्री ने गणेश जोशी ने चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों के तैयार किए गए पेंटिंग का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने स्कूल के समय के अनुभवों को भी छात्रों के साथ साझा किया और आगामी परीक्षाओं के लिए उन्हें ज्ञानवर्धक सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। बच्चे देश का भविष्य है। निश्चित ही इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मंत्री जोशी ने विद्यालय में विद्युत के लिए जनरेटर देने की घोषणा की थी। बता दें कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्र छात्राओं से शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कार्यक्रम में गणेश जोशी ने किया प्रतिभागी छात्रों के साथ साझा किए अपने स्कूल के अनुभव। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद छात्रों से बात करते हैं। आज परिस्थिति पर चर्चा और संवाद कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म हम बनाएं। तो देख रहा था कि एक बच्चे ने मोदी जी का ऐसा चित्र बनाया था कि बिल्कुल सजीव दिखाई दे रहा था। तो इनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर सिंधाने की उत्तराखंड की सरकार हो, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के अंदर हम स्कूलों का सुधारीकरण कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। और क्योंकि बड़े होकर यही बच्चे ये कल का भविष्य है, तो इसमें सरकार के इवेंट्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। टेरियम कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ईट राइट मिलेट मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर गुणवत्ता और हाइजीन को मेंटेन कर रहे लोगों को सम्मानित किया। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वर्ष के रूप में तो ये देश जैसे हम कह रहे थे कि हम वैसाखी के पर्व पर फसल कटने के साथ मंडवे का 37.5 रुपए मच जाती है पर किलो, चाहे वो मकरैनी का दूध हो, उत्तरायणी की बात पूरे प्रदेश में उड़किया बोल हो या 4-5 जिलों में मिलट मेले इन लगा सब रहे हैं। में अगर आप कहीं भी देखते हैं तो प्रकृति, अन्न और ये कहीं हमारी खेती जुड़ी है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की खेती किसानी पर ये जो आज का पर्व है, इसको भी हम एक लोक पर्व के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति और समृद्धि का जो पर्व है वो हरेला मनाते हैं। तो इस बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर धार देने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनिकिरेती में 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक की जानी सुनिश्चित की गई है और उसमें पहले संगठन स्तर पर सभी जनपदों में सभी मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। और यही नहीं बल्कि चुनाव में रणनीति अपनाने के लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपेगी। इसके लिए बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है।
अब हमारे मोर्चों के ज़िले की टीम बनेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रदेश कार्य समिति है इस बार मुनि की रेती में हम लोग कर रहे हैं, जहाँ G20 भी होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो ऐसा हमने चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा हम ज़िले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें। बाद में मोर्चों की मंडल की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र और बूथ की टीम उस तक हम लोग अपने संगठन पहुँचाएंगे। मार्च तक हम लोग अपने पन्ना टीम तक की गठन का हम पूरा कर लेंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावित इस समय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार प्रभावितों के रहने खाने में लेकर शीत से बचाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए, जहां आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्यों की रहने की व्यवस्था होटल्स के अलावा राहत शिविरों में की गई है और ठंड से बचाने के लिए हीटर ब्लोअर के इंतजाम भी किए गए हैं। तेईस जनवरी से यूपीसीएल प्रदेश भर में जागरूकता पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले अभियान में यूपीसीएल के अधिकारी कैंप लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए यूपीसीएल लगातार काम कर रही है और अब विशेष तौर पर 15 दिनों का पखवाड़ा चलाकर जनता के बिजली विभाग से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान होगा। ऑलरेडी सर्वे किया जा चुका है। देखिए अभी फर्स्ट फेज में जब मैं प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोगों ने करीब 30 से 35 पोल्स जो एसटी और एलटी के, इसी तरह से 35 एलटी के और इतने ही एलटी के पोल कुल मिलाकर के 60 से 70 पोल तो जो टेढ़े हुए थे, वैसा कोई डैमेज नहीं हुआ कि नहीं साहब ध्वस्त हो गया, कोई चीज़ ध्वस्त नहीं हुआ है। टेढ़े हुए थे या शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ जमीन फट गई तो कुछ ट्रांसफार्मर्स को हमको शिफ्ट करना पड़ा। कुछ जगह पर जहाँ पर कनेक्शन नए देने थे वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगा करके उसको एनर्जाइज करके लोगों को कनेक्शन दिया गया। 250 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है और इस तरह के ट्रांसफार्मर्स इमीडिएटली लगा करके कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। जो अभी फर्स्ट फेज में एक्सपेंडिचर आया है वो 214 यानी 2 करोड़ 14 लाख रुपए का जो एस्टिमेट था उसका हमने खर्च करके इमीडिएट करवा दिया है। अगर जो 33 kV बाई 11 kV का सब स्टेशन भी खराब हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम आई और ऐसा हुआ कि यहाँ भी डैमेज हो सकता है या यहाँ से जमीन में कोई प्रॉब्लम आ सकती, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। सेलंग एक जगह है, वहाँ पर ऑलरेडी उस लैंड को लोकेट कर लिया कि वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेट्स होप और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि ऐसी स्थिति ना आए कि हमको शिफ्ट करना पड़े। उसके लिए एस्टिमेट और सर्वे सारा कर लिया गया। लाइन प्लस सब स्टेशन की जो एक्सपेंडिचर है करीब 22 से 23 करोड़ रुपए के बीच में है और उसको सब कुछ बना लिया गया है ऑलरेडी कैबिनेट में। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां पर आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए ग्राम पंचायत ढाक में भूमि चिन्हित की गई है, जिसका डीएम हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि ढाक में उपलब्ध भूमि का कंट्रोल मैप जल्द उपलब्ध करें और डीएम हिमांशु खुराना के साथ अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी और एसडीएम कुमकुम जोशी और अधिशासी अभियंता मौजूद थे। काशीपुर में जल्द चमचमाती हुई सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएगी। अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि इलाके की ज्यादातर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। इसके साथ ही यहां से गुजरने वाले पर्यटकों को और क्षेत्रीय लोगों को किसी परेशानी से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए शासन को कई प्रस्तावेज भेजे गए हैं और जिनके आने पर काशीपुर की सड़कें लोगों को चमचमाती हुई नजर आएंगी। कि हमने अभी इस बीच में जो हमारे क्षेत्रांतर्गत आती हैं कि जो काशीपुर की मुख्य सड़कें हैं वो हमारी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और लगभग पैचलेस हैं और हमने हमारा स्टाफ और उसमें दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि जिससे कि जनमानस को कोई असुविधा ना हो और वो अपना आवागमन उनका आराम से। जहाँ तक आपके उसकी बात है कि नए प्रस्ताव के बारे में है, तो नए प्रस्ताव का तो क्योंकि हमारे पास जो सभी जो 3 विधानसभाएं हैं उनका क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो
तो सभी उसमें भेजा गया है। कुछ रिन्यूअल के हमारे काम हैं जो अभी एक स्पेशल असिस्टेंस में भी हमारे कुछ एस्टिमेट्स गए हुए हैं, उनमें भी स्वीकृति की उम्मीद है। हमने टेंडर उसका वो किया हुए हैं, जैसे एक अलीगंज रोड का है और इस पर रिन्यूअल का काम होना है कि जिससे कि जो कुछ हमने पैच वैच से उसको किया है तो वो भी सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमने ये NH74 का अंदर का ये पोर्शन जो पुरानी NH हुआ करती थी उसका भी हमने काम ख़त्म किया है। इसमें भी बोर्ड और वाइट लाइन पेंटिंग के काम अभी शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही हमने सुल्तानपुर पट्टी के पास कोसी नदी पे जो पुल है उसका भी हमने जीर्णोद्धार का कार्य हमारा ठेकेदार का बॉन्ड बन चुका है, अभी उसको शुरू करना है हमें और बहुत जल्दी हम उसको भी ठीक कर पाएंगे। तो ये है। और IGL के पास जो हमारा जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर भी एक हमने वहाँ पे ROB के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जो स्वीकृत हो जाएगा तो फिर उस पर भी निर्माण की कार्रवाई होगी। उधर मसूरी माल रोड का स्क्रैप कर निर्माण किए जाने को लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है। मसूरी माल रोड को सुव्यवस्थित और खूबसूरत बनाए जाने को लेकर 2 किलोमीटर की माल रोड को पूरी तरीके से स्क्रैप कर 8 इंच खोद कर दोबारा बनाई जानी है, जिसका काम पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरा किया जाना है। ये माल रोड जो सड़क से ऊपर है इसको स्क्रैप करके 8 इंच नीचे किया जाना है। तो इसमें जो सड़क में जो यूटिलिटीज़ आएंगी उन यूटिलिटीज़ को भी सड़क की रोड लेवल पे शिफ्ट किया जाएगा। इसमें जो पाइपलाइन है उनको भी डाउन किया जाएगा। तो अभी इसमें जल्दी काम शुरू करेंगे। जो पेयजल निगम द्वारा जो नई लाइन बिछाई गई है इसमें भी फ्यूचर में जो होने वाले कनेक्शन है उनके लिए भी हेडर पॉइंट बाहर निकाले जा रहे हैं। तो हम लोग पेयजल निगम के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहाँ पर फ्यूचर के लिए हेडर बाहर निकाले जाएँ। तो ये सबसे पहले माल रोड की स्क्रैपिंग करके माल रोड को दोबारा बनाना ये मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ था कई महीने पहले, और एक अच्छा कार्य जो होना चाहिए। लेकिन एक दुखद घटना ये है कि अभी तक हमारी जो पेयजल निगम द्वारा करोड़ों रुपए की यमुना पेयजल योजना चल रही है, उसके अंतर्गत लाइनें आज भी बिछ रही हैं माल रोड पे और माल रोड के समीप, उस पेयजल योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। उधर लालकुआ के हल्दीजोड़ स्थित दौलिया में माधवी फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 40 पशुपालकों को दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट ने पशुपालकों को कई दवाओं के संबंध में अवगत करवाया और जरूरी जानकारियां दी हैं। जो भी शिविरों का आयोजन किया जाता है इसका मेन मकसद ये होता है कि जितने भी पशुपालक जो किसी कारण से हमारे सेंटर्स में या अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे समय की कमी कारण, तो उनके गांव में जब शिविर लगाया जाता है तो अधिक से अधिक संख्या में आके शिविर का लाभ उठाते हैं। और शिविर में उनको विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाती है और सरकार की तरफ से क्या नई योजना है, जैसे KCC का आजकल चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें पशुपालन की तरफ से 1 जानवर पर 35,000 रुपये का लोन मिल रहा है पशु के पालन पोषण के लिए। 35,000 रुपये का एनिमल का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 2 एनिमल है, गाय या भैंस है, तो 70,000 का लोन मिल जाएगा। उसमें 7% का ब्याज पड़ता है, लेकिन अगर वो टाइमली दे देता है तो उसका 3% ब्याज माफ़ होता है, 4% का ब्याज पड़ता है। तो जिन लोगों के पास अभी पैसा नहीं है पशु के पालन पोषण के लिए, उनको ये पैसा मिल जाता है सरकार की तरफ से। काफ़ी अच्छी योजना है। 2021 के मुकाबले 2022 में प्रदेश भर में सड़क हादसों में 27% इजाफा देखने को मिला है। देहरादून में सड़क हादसों की बात करें तो 19.15% का इजाफा हुआ। ज्यादातर हादसों की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को लेकर RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए चालान की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कि 2022 में जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 27% के आसपास है और ये हमारा पूरा प्रयास है। इसमें हम लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं, यही हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं कि हमारे पूरे प्रयास के बाद भी दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हम लोगों ने चालान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो नियम कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो डेंजरस ड्राइविंग करता है, शराब पी के वाहन चलाता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। और अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक हम लोगों ने लगभग देहरादून में 12,000 से ज़्यादा चालान किए हम लोगों ने गाड़ियों के। गाड़ियाँ 600 से ज़्यादा सीज़ किया है
लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने उनसे पेनाल्टी वसूला है। हमारी कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है और हम इसमें अलग से फोकस कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अब हम लोगों ने दूसरा फ्रंट खोला है कि हम लोग अवेकनिंग पे, प्रचार प्रसार पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को बता रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं। हम लोग फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, ठीक है, टैक्सी स्टैंड में, ऑटो स्टैंड में, हर जगह जा कर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हों और इस पर नियंत्रण पाया जाए। कम से कम 50% दुर्घटनाओं को कम करने का हमारा टारगेट है। उधर किच्छा के कोतवाली के कलकत्ता फार्म चौकी क्षेत्र में चोरी छुपे घर के आंगन में अफीम की खेती की जा रही थी और इस खेती का पता न लग सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने अफीम के हरे पौधों को उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिनका वजन लगभग 9.380 ग्राम है। और आपको बता दें कि इससे पहले किच्छा क्षेत्र में अफीम की खेती का पुलिस ने खुलासा किया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने उक्त घटना का पर्दाफाश किया है। वहीं एसएसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की। घर के आंगन में अफीम की खेती, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खुलासा किया और पुलिस को सफलता मिली। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी। और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और इस प्रकार से बड़ा खुलासा किया गया है और इसमें और भी क्षेत्र में जानकारी की जा रही है इनके संबंध में। और साथ में अपराधी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं, इनका एनालिसिस किया जा रहा है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी हम लोग बता रहे हैं कि ये लोग कब से इस व्यवसाय में थे और कितना पैसा और कितनी संपत्ति अर्जित करते थे। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि नशे के संबंध में यदि कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो उत्तराखंड पुलिस ऐप है हमारा मोबाइल पर जो अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS दोनों पर। इसमें एक टैब है, उसके ऊपर आप अपनी सारी सूचनाएं नशे से संबंधित दे सकते हैं और आपका नाम पता गोपनीय है। उधर रुड़की में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। रेलवे स्टेशन पर आज बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड ने गहनता से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। बम निरोधक दस्ते की अगुवाई दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने की और इस मौके पर कुछ लोगों की आईडी भी चेक की गई है। दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर आला अधिकारियों के निर्देश अनुसार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोई गतिविधि नहीं है। 26 जनवरी की सुरक्षा दृष्टिगत जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी मतलब ये पब्लिक प्लेस है और भीड़ भाड़ लेकर सब जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे बस अड्डा और अन्य पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेस है जहाँ गैदरिंग है वहाँ पर जो है सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। सर आपके साथ में कौन मेरी टीम में जो BDS टीम है और यहाँ पे जो लोकल पुलिस टीम है, यहाँ पे लोगों कुछ लोगों के आईडी वगैरह भी चेक की गई। कुछ लोगों की आईडी चेक की गई। प्रत्येक आदमी से जो है पूछा गया, लावारे सामान को दिखा गया, सस्पेक्टेड सामान को दिखा गया और कुछ लोगों से आईडी के बारे में उनकी आईडी दी गई, दिखाया गया कि कहाँ क्या है। किसके निर्देश पर की गई? ये सुरक्षा पर्पज से जो ऊपर के आदेश मिले उसके हिसाब से की जा रही है। किच्छा के पुलभट्टा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि अवैध तमंचों को बरेली से खरीद कर लाए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल एसओ पुलभट्टा को सूचना मिली दौरान गश्त की कुछ बदमाश जो है किसी वारदात को घटना को अंजाम देने के लिए सैदौरा अलीनगर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर एसओ पुलभट्टा कमलेश भट्ट ने तत्परता दिखाते हुए फौरन गए और वहाँ 2 बदमाशों को पकड़ लिया। उनकी जामा तलाशी ली तो उनसे 315 बोर के एक तमंचा और 2 कारतूस मिले जो सैदौरा के रहने वाले हैं। एक का नाम बाबू है और दूसरे का नाम वसीम है
और ये इससे उनके पकड़ने से इन्होंने बताया कि हम कोई घटना का अंजाम करते, किसी से लूटपाट करते इस जंगल में, सैदौरा वाले जंगल से, इसलिए जो है एक बड़ी वारदात बच गई और इनको पकड़ने से इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी डोईवाला दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुशीला बलूनी का हाल जाना। बता दें कि सुशीला बलूनी लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिनका हिमालयन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उधर जोशीमठ में बर्फबारी के बाद पैदल रास्तों में युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने में नगरपालिका जुट गई है। बर्फबारी के बाद पैदल मार्गों में पाला पड़ने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिनमें चलना खतरे से खाली नहीं। नगरपालिका जोशीमठ ने युद्ध स्तर पर सुबह से ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।